एक गांव में कैलाश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सरिता के साथ हंसी खुशी एक घर में रहता था। सरिता जल्द ही माँ बनने वाली थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और सरिता ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का रंग एकदम काला था, फिर भी वो दोनों अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम सलोनी रखते हैं। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब सलोनी 5 साल की हुई तब सरिता एक बीमारी के चलते चल बसी। अब कैलाश बेचारा अकेले ही सलोनी को पालने लगा। एक दिन की बात है। सलोनी बेटा, मैंने तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अब तुम कल से स्कूल जाना और खूब मन लगाकर पढ़ना, ठीक है? सलोनी ये सुनकर बड़ी ही खुश हो जाती है और अगले दिन से स्कूल जाने लगती है। सलोनी अपनी क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ गई। तभी वहाँ क्लास टीचर रश्मि आई और सलोनी को देखकर गुस्से से बोली, ए लड़की, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें इस क्लास में नहीं देखा। मैम, मेरा नाम सलोनी है। मेरा आज ही एडमिशन हुआ है। नाम सलोनी है और शक्ल ऐसी ही कि कोई भी डर जाए। ओह, चलो उठो यहाँ से और पीछे जाकर बैठो। तुम्हारी ऐसी काली शक्ल देखकर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। क्लास टीचर रश्मि की बात सुनकर सलोनी मन ही मन बहुत उदास हो गई और चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। ऐसा अब उसके साथ हर रोज होने लगा। क्लास टीचर रश्मि सलोनी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती, लेकिन ये सब बात सलोनी घर आकर अपने पिता कैलाश को बिल्कुल भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि उसको डर था कि क्लास टीचर उसे मारे ना। पढ़ने में सलोनी बहुत ही होशियार थी, लेकिन पढ़ने में इतना होशियार होने के बाद भी सलोनी की क्लास टीचर रश्मि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन क्लास में क्लास टीचर रश्मि सभी बच्चों से इंग्लिश की नोटबुक निकालने के लिए कहती है, लेकिन सलोनी नोटबुक लाना भूल गई थी। जब नोटबुक चेक कराने की सलोनी की बारी आई तो सलोनी अपने बैग में नोटबुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपनी नोटबुक कहीं नहीं मिलती। सलोनी, इतनी देर लगती है नोटबुक लाने में? जल्दी से नोटबुक लेकर इधर आओ। मैम, मैंने नोटबुक में सारा काम किया था, पर मुझे मेरी नोटबुक बैग में नहीं मिल रही। तुम जैसे बच्चों के बहाने मैं खूब जानती हूँ। आओ, अभी के अभी इधर आओ। सलोनी डरते डरते क्लास टीचर रश्मि के पास गई। उस दिन क्लास टीचर रश्मि ने अपने पास कांटों से भरी हुई डंडी रखी हुई थी। चलो जल्दी से अपने हाथ आगे करो। मैम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सच में अपना होमवर्क किया था। अब मैंने कहा अपना हाथ आगे करो, समझ में नहीं आता क्या? सलोनी ने डरते हुए अपना हाथ आगे किया। क्लास टीचर रश्मि ने कांटों वाली छड़ी उठाई और रश्मि के हाथों में मारने लगी। सलोनी बुरी तरह चिल्लाई, उसके हाथों से खून निकल रहा था। मैम, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो मैम। मैं तुम जैसे बच्चों को माफ नहीं करती, बल्कि सजा देती हूँ, सजा। और तुझ जैसी काली कलूटी को तो डबल सजा मिलनी चाहिए। टीचर रश्मि ने सलोनी को इतना ज्यादा मारा कि उसका हाथ लहूलुहान हो गया। अब रोज किसी न किसी बात पर क्लास टीचर रश्मि सलोनी को ऐसे ही मारा करती। एक दिन तो हद ही हो गई जब रश्मि ने सलोनी को सजा देने के लिए उसे नंगे पांव स्कूल की छत पर खड़ा कर दिया। सलोनी की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो चक्कर खाकर छत से नीचे गिरी और तड़प तड़प कर मर गई। जब सलोनी के पिता कैलाश को ये खबर मिली तो वो काम छोड़कर दौड़े चले आए। अपनी बेटी की मौत से कैलाश पूरी तरह टूट गए, लेकिन वो अपनी बेटी सलोनी की मौत की असली वजह जान नहीं पाए। कैलाश अपनी बेटी के गम में काम पर जाना छोड़ दिए। तभी एक दिन रिश्तेदारों के कहने पर कैलाश ने खुद को जैसे तैसे संभाला और काम पर जाने के लिए निकल गया। जब स्कूल के सामने से गुजरा जहां उसकी बेटी सलोनी पढ़ा करती थी, उसके कदम अचानक रुक गए। कैलाश ने देखा स्कूल की बिल्डिंग पर एक भयानक काली शक्ल की लड़की खड़ी थी। कैलाश ने जल्दी से भागकर पास जाकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। अरे, अभी तो यहाँ कोई था। भयानक शक्ल वाली चुड़ैल जैसी बच्ची अचानक कहाँ गई? इतना कहकर कैलाश वहाँ से जाने लगा कि तभी वो काली चुड़ैल बच्ची फिर से आ गई। अब मैं आ गई हूँ,
अपना बदला लेने के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे। वही हमेशा की तरह क्लास टीचर रश्मि बच्चों को मार रही थी। तभी वो काली चुड़ैल बच्ची क्लास की खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और घूर घूर कर क्लास टीचर को देखने लगती है। उसके बाद टेबल पर पड़ी कांटों वाली छड़ी को चुड़ैल बच्ची घूर घूर कर देखने लगी। तभी छड़ी अचानक हवा में उड़ने लगी। सब बच्चे और क्लास टीचर रश्मि छड़ी को हवा में उड़ते देख हैरान हो गए। उसके बाद चुड़ैल सलोनी ने अपनी आंखों से इशारा किया और वो छड़ी क्लास टीचर रश्मि की पिटाई करने लगी। ये देखकर चुड़ैल सलोनी बहुत खुश हो रही थी। अब आया ना मजा, अब पता चलेगा कैसे दर्द होता है। वही डंडा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाय, अब मैं मर गई। कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन कर रहा है ये सब? यहाँ कोई भूत तो नहीं? हे भगवान, मुझे बचाओ। क्लास में बैठे सभी बच्चे ये देखकर बड़े खुश होते हैं और टीचर रश्मि क्लास से बाहर भाग जाती है। अब लंच टाइम में टीचर रश्मि स्टाफ रूम में बैठकर अपना लंच कर रही थी। ये देख चुड़ैल बच्ची सलोनी बोली, जब मैं खाना खाती थी तो मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने देती थी। अब मैं आज तुझे खिलाती हूँ, पेट भर खाना। ये कहकर काली चुड़ैल बच्ची अपना हाथ हवा में घुमाती है। तभी टेबल पर रखा सारा खाना हवा में गोल गोल घूमने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये पक्का कोई भूत है। कितना मजा आ रहा है तुझे ऐसे देखकर। अब मैं तुझे ऐसे ही रोज परेशान करूंगी। चुड़ैल काली बच्ची ने पूरा दिन स्कूल में टीचर रश्मि को खूब परेशान किया। स्कूल की छुट्टी के बाद रश्मि परेशान होते हुए अपने घर पहुंची और रात को खाना खाकर गहरी नींद में सो गई कि तभी वहां काली चुड़ैल बच्ची आई और बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। तूने मेरे रंग की वजह से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, अब मैं तुझे बताऊंगी कोई ऐसा करे तो कैसा लगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्ची अपना हाथ गोल गोल घुमाने लगी और टीचर रश्मि के चेहरे का रंग काला पड़ गया। चुड़ैल बच्ची ये देखकर बड़ी खुश होती है। अब देखना अपनी शक्ल, तब तुझे पता चलेगा कि मुझे कैसा लगता था। अब महसूस करना मेरी तकलीफ। अगली सुबह टीचर रश्मि ने जब आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसके होश ही उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया? मैं काली कैसे हो गई? मेरा गोरा रंग काला कैसे हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। रश्मि रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धोने लगी, लेकिन उसका रंग वैसे का वैसे ही रहता। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात उसका रंग काला कैसे पड़ गया। वो जैसे तैसे अपने चेहरे पर ढेर सारा पाउडर लगाने लगी ताकि उसका काला रंग छुपा सके। पर जैसे ही वो स्कूल पहुंची तब पहले से ही चुड़ैल बच्ची उसका इंतजार कर रही थी। कब तक अपने इस रंग को छुपाएगी? तेरा असली रंग तो मैं अभी सबके सामने लाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल काली बच्ची अपने जादू से बारिश कर दी और देखते ही देखते टीचर रश्मि का सारा चेहरा धुल गया। टीचर को ऐसे देख सब बच्चे उन पर हंसने लगे। रश्मि अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी क्लासरूम में गई और किताब को मुंह के आगे रखकर पढ़ाने लगी ताकि उसे कोई देख ना सके। तभी चुड़ैल बच्ची ने अपने जादू से टीचर के हाथों में पकड़ी हुई किताब को नीचे गिरा दिया। सभी बच्चे टीचर रश्मि की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? बंद करो हंसना। काली हूँ तो क्या हुआ? किसी के कालेपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
ये कहते हुए टीचर रश्मि क्लास से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से एक स्टूडेंट बोली, जब मैम सलोनी के रंग रूप का मजाक उड़ाती थी तब मैम को क्या ये बात पता नहीं थी जो अब बोल रही हैं? टीचर रश्मि ने उस बच्चे की बात सुन ली पर चुपचाप वहां से चली गई और स्टाफ रूम में अकेले जाकर बैठ गई। वो स्टूडेंट बोल तो सही रही थी। मैंने सलोनी के साथ कितना बुरा किया क्योंकि वो बस काली थी, इसलिए। ये कहते हुए टीचर रश्मि को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी ओर कैलाश जब भी सुबह काम पर जाता तो रास्ते में उसे स्कूल में हर रोज वो काली चुड़ैल बच्ची दिखाई देती। ऐसे ही एक दिन, आखिर ये चक्कर क्या है? मुझे एक बार स्कूल की छत पर जाकर देखना चाहिए। लगता है वो मुझे कुछ बताना चाहती है। कैलाश तुरंत स्कूल की छत पर पहुंचा तो उसके सामने एक काली चुड़ैल बच्ची खड़ी थी। तुम तो बिल्कुल मेरी बच्ची सलोनी की तरह दिख रही हो। क्या तुम मेरी बेटी सलोनी हो? हाँ पापा, मैं सलोनी ही हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल सलोनी अपने पिता कैलाश को सब कुछ बताती है, जो भी उसके साथ हुआ। सच्चाई जानकर कैलाश को बहुत गुस्सा आया। मैं नहीं छोड़ूंगा उस मैडम को जिसकी वजह से आज तुम मेरे साथ नहीं हो। पापा, मैंने उस गोरी मैडम को सजा दे दी है। अब वो भी काले रंग के साथ जिंदगी भर जिएगी और वैसे भी अब उसे अपने किए पर पछतावा है। लेकिन कैलाश एक बार क्लास टीचर रश्मि से मिलना चाहता था, लेकिन उसे रश्मि कहीं नहीं मिलती। प्रिंसिपल मैम से कैलाश को पता चलता है कि रश्मि स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। कैलाश निराश होकर वापस घर पहुंचा तो देखा टीचर रश्मि घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। कैलाश को देखते ही वो हाथ जोड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बहुत बुरा किया था आपकी बेटी के साथ, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा है। आप मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे मंजूर है। कैलाश टीचर रश्मि को सब बताता है, जिसे सुनकर टीचर रश्मि रोने लगती है। इतने में चुड़ैल सलोनी भी वहाँ आ पहुँची। अगर पछतावा है तो जाओ बच्चों को शिक्षा दो, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना जैसा तुमने मेरे साथ किया। सलोनी, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे अपनी गलती का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। टीचर रश्मि उसके बाद एक ऐसे स्कूल में नौकरी करती है जहां विकलांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो बच्चों को खूब प्यार करती है। रश्मि के अच्छे व्यवहार के साथ साथ धीरे धीरे उसका काला रंग भी फीका पड़ता जाता है। काजल को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ काजल की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और काजल को कुछ मिला ही नहीं। काजल बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शादी में पहनने के लिए, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। काजल के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। काजल की माँ काजल को जन्म देते ही मर गई थी। काजल काली पैदा हुई थी। ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी ज्यादा काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। भरतलाल को काजल पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। काजल की सौतेली माँ का नाम शांति था और शांति ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। भरतलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो बिल्ली भी होती है। भरतलाल ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। काजल को मिली तो सिर्फ बेइज्जती। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। शांति, भरतलाल और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन काजल को वहाँ जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए काजल हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं आपके पास आना चाहती हूँ, भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा होता है।
ये बात काजल बहुत पहले ही समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और इस तरह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहाँ काजल आई और बोली, हाँ बहन, तो बहुत खूबसूरत लगेगी। काजल को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहाँ। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात, तू मुझे बहन बोलना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूँ। जा भाग यहाँ से, जाकर खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। काजल, उसके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी ठीक है पिताजी। काजल वहाँ से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम राकेश था। राकेश अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर हरिया भी आया था। आते ही राकेश की माँ गायत्री ने हंसते हुए कहा, भरतलाल जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम इसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, आइए आइए, अंदर आइए। गायत्री के साथ राकेश और हरिया अंदर आए। गायत्री और राकेश सोफे पर बैठ गए और शांति पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो देखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर बातें करने लगे और तभी काजल खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। भरतलाल जी, ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो चुप खड़ी रही। गायत्री और राकेश ने काजल का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन भरतलाल जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है बहन जी। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी भरतलाल के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हरिया के साथ काजल की शादी कर दी जाए। काजल भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। हरिया और काजल से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। भरतलाल ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। दहेज के बिना काजल की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब काजल को विदा करने के लिए भरतलाल को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। काजल ने कहा, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने। तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। सभी ने हंसते हुए काजल की बात को टाल दिया, लेकिन काजल को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा मैं। पता नहीं कहाँ से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगल में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन काजल के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसी शादी होगी मेरी? ना लहंगा, ना अच्छे कपड़े। यहाँ क्यों छोड़कर गई माँ मुझे? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से काजल को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक बैग है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है। उसे निकाल कर पहन ले बेटी। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। काजल ने बिस्तर के नीचे से बैग निकाला और उसमें से लहंगा निकाल कर पहन लिया और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। काजल काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में राकेश खड़ा हुआ था। पास ही में हरिया भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद काजल भी वहां पहुंच गई। काजल को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या काजल गोरी कैसे हो गई है?
क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। काजल ने हरिया का हाथ पकड़ा और अचानक से हरिया भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं करूँगा। हरिया और काजल वहाँ से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ गायत्री और राकेश को जब पता चला कि काजल भरतलाल की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से काजल ने हरिया के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।